Students, today I will start the new chapter or first chapter of your civics called power sharing. Uh, what is power sharing, students? अगर आपको जानना है तो पावर शेयरिंग क्या है तो मीन्स पावर शेयरिंग इज अ डिवीजन ऑफ पावर। पावर को डिवाइड करना। जैसे आप हमारे इंडिया में देखिए, यहाँ पे पावर को या फिर गवर्नमेंट के पावर को थ्री ऑर्गेनाइजेशन में बांटा गया है। वो होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पावर शेयर, तो अगर ये तीन पावर हैं तो लेजिस्लेटिव का क्या रोल होता है? तो लेजिस्लेटिव का रोल होता है टू मेक द लॉ, लॉ को बनाना या फिर किसी लॉ को अमेंड करना। मतलब लॉ को अगर वो सही है कि नहीं, जो मतलब एक लॉ बनाना जो कि गवर्नमेंट या फिर कंट्री या सिटीजन ऑफ इंडिया के फेवर में हो। अब एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, ज़मीनी स्तर तक उसको लॉ को उतारना। अब ये लेजिस्लेटिव में लॉ कैसे बनता है सर, ये क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन ये है कि मतलब इसमें इसका आंसर ये है कि हमारे इंडियन पार्लियामेंट को दो हाउसेस में बांटा गया है। वो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा में। जो कि रूलिंग पार्टी होती है वो अपना बिल जो होती है वो पहले लोकसभा में प्रेजेंट करती है, वहाँ से पास हो जाने के बाद वो राज्यसभा जाता है। अगर वहाँ से वो डिनाइड हो जाता है, नहीं पास होता है, तो फिर एक जॉइंट सेशन होता है, दोनों हाउसेस का मिलाया जाता है, जिसमें राज्यसभा के मेंबर्स और लोकसभा के मेंबर्स दोनों आते हैं। इसमें चांस होता है रूलिंग पार्टी का अपने लॉ को पास कराने में, क्योंकि उनके लोकसभा में ज़्यादा मेंबर होते हैं एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। तो अगर अब तो वो हमारा टॉपिक नहीं, वो तो 9th का टॉपिक था, मैंने ऐसे आप लोग को बता दिया है। ऐसे अगर अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव का मैंने बताया जैसे कि एक उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उनका वर्क होता है। जुडिशरी का क्या रोल होता है? तब लोगों के मन में आता है जुडिशरी, तो जुडिशरी मतलब न्यायपालिका है, हिंदी में लिख लीजिए। जुडिशरी का रोल होता है टू चेक, टू मॉनिटर द लॉ फॉलोड बाय द पीपल और नॉट। मतलब उसको ये देखना है कि ये लॉ गवर्नमेंट जो बनाई है वो कंट्री के उसमें फेवर में है कि नहीं फेवर में है। अगर है तो ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर इसके रिलेटेड कोई केस आता है तो जुडिशरी उसके अंतर्गत आएगा या फिर उसी के अंडर आएगा। पावर शेयरिंग का मेन यही रोल होता है। पावर शेयरिंग के दो फंक्शन होते हैं कि पावर शेयरिंग की क्या ज़रूरत है। अगर तीनों पावर जो होती हैं वो किसी एक के पास आ जाएं तो डिक्टेटरशिप आ जाती है। डिक्टेटरशिप का होता है मतलब तानाशाही, मतलब ओनली वन पीपल और वन रिस्पेक्टिव पर्सन कैन रूल द कंट्री। उसमें एक ही रिस्पेक्टिव पर्सन जो है वो कंट्री को रूल करेगा और उसमें उसके पास अनकंट्रोल अनडिवाइडेड पावर होगी। मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो चाहे तो अच्छा करे चाहे तो बुरा करे। जैसे कि आप हिटलर का देख लीजिए। अगर क्लास 9th-10th के बच्चे देख रहे हैं तो उन्होंने 9th में पढ़ा होगा। हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट पास किया था जिससे उन्होंने डिक्टेटरशिप इम्पोज कर दिया था। तो उसके पास प्रेस की पावर, मिलिट्री और जुडिशरी सारी पावर उसके पास आ गई थी। तो एक तरह का डिक्टेटरशिप। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो कोरिया के हैं किम जोंग उन, वो भी एक डिक्टेटर हैं क्योंकि उनके पास सारी पावर है। उनको उस कंट्री में उनको के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। इसलिए ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन पावर में बांटा गया है या फिर पावर शेयर किया गया और भी फॉर्म में टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट, टू अवॉइड द डिक्टेटरशिप। और एक और इसका रीज़न है टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी एक पर्सन को इन तीनों पावर के साथ रख दिया जाए तो वो अपनी कास्ट या फिर अपने ग्रुप का सपोर्ट लेगा, जिसके कारण जो अपोजिट ग्रुप है उसके उस ग्रुप से और इनके ग्रुप से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स वॉर हो सकती है, किसी तरह की लड़ाई हो सकती है, मतलब कुछ भी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही नहीं होता है कि सिर्फ लड़ाई होना, उसमें कुछ भी हो सकता है, ट्रेड वॉर कुछ भी। तो उसको अवॉइड करने के लिए पावर शेयरिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज हम इस चैप्टर में दो एग्जांपल्स देखेंगे, दो अलग अलग कंट्रीज़ के, और उनके बारे उनकी गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे कि उन्होंने कैसे पावर शेयरिंग का रोल रखा है। तो वो दो कंट्रीज़ हैं बेल्जियम और श्रीलंका।
तो बेल्जियम क्या होती है? तो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, बहुत छोटा कंट्री है, जो कि हरियाणा से भी छोटा है। हरियाणा मतलब हमारा जो स्टेट है हरियाणा, पंजाब के पास, उससे भी छोटा कंट्री है। और वहाँ पे वो जो कि फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर के बीच में है, बहुत छोटा कंट्री है। मैप में आप देख सकते हैं उसकी जो कैपिटल है वो ब्रुसेल है। अब ब्रुसेल उसकी कैपिटल है। वहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से सोसाइटी को बांटा गया है, रिलीजन के हिसाब से नहीं, लैंग्वेज के हिसाब से। रिलीजन तो वहाँ पे एक ही है जो कि क्रिश्चियनिटी है, लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से दो ग्रुप को बांटा गया है। असल में 3 ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप बहुत छोटी अमाउंट में पाया जाता है वहाँ पे। तो एक ग्रुप है वहाँ पे डच स्पीकिंग, वहाँ पे मेजॉरिटी उसी की है। 59% वहाँ पे उनकी मेजॉरिटी है, उनकी पॉपुलेशन का परसेंटेज है। और कुल मिला के ये है कि वो वहाँ पे उनका मेजॉरिटी है, और वो डच जो है वहाँ पे कैपिटल को छोड़ के बाकी और पार्ट ऑफ कंट्री में पाए जाते हैं। और डच क्या होती है? तो डच एक टाइप की लैंग्वेज है, और ये ज़्यादातर कहीं नहीं है तो ये बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, ये थोड़ी मोड़ी यूरोपियन कंट्री में, थोड़ा सा फ्रांस, थोड़ी जर्मन में बोली जाती है। इट इज़ ए टाइप ऑफ लैंग्वेज। और इसका दूसरा जो सब ग्रुप है वो है फ्रेंच। फ्रेंच तो आप जान गए होंगे, जो लैंग्वेज फ्रांस की होती है उसको फ्रेंच बोलते हैं। वहाँ पे वो कुल मिला के 40% के हमें, ज़्यादा कम नहीं है। 40 और 59 में बस 19% का डिफरेंस है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो काफ़ी इक्वल अमाउंट पे दोनों आपस में एक दूसरे का वो कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। और 1% वहाँ पे जो है वो जर्मन है। और मैं अगर इस मतलब एनसीईआरटी बुक से आउटर सोर्स में बताऊं तो ये 1% भी फ्रेंच स्पीकिंग की तरफ थे, फ्रांस की तरफ थे। तो अगर कुल देखा जाए तो फ्रांस की तरफ कुल मिला के 41% लोग हैं वहाँ के, और यहाँ पे 59। तो डिफरेंस होता है मात्र 18% का। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के बड़े चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ नोट्स बनाई हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जिनको क्लास 9th के वीडियो चाहिए मैं बना सकता हूँ, हर सब्जेक्ट के, इंग्लिश और हिंदी को छोड़कर। और चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिए, बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में। और लॉकडाउन के लिए काफ़ी अच्छा समय यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब बेल्जियम के बारे में पढ़िए, जो जैसे मैंने आपको बताया था ये हरियाणा स्टेट से बहुत छोटा है, और ये 59% इसमें। तो देखिए मैंने जैसे बताया था 59% यहाँ पे डच स्पीकिंग है, 40% यहाँ पे फ्रांस है, 1% जर्मन है। कैपिटल जो इसकी है उसका नाम है ब्रुसेल, जहाँ पे ये एक बड़ा एक्सेप्शन है। इसी वजह से यहाँ पे माइनॉरिटी को बड़ा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 80% फ्रेंच है, 20% डच है। और जैसे आप जानते हैं कैपिटल में मेन वो होता है, सारे प्रोसेस और सारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है कैपिटल से ही लिए जाते हैं। और यहाँ पे कैपिटल ही में माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, और ये आपस में क्लैश ना करें इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स लिए। जैसे कि यहाँ पे एक लॉ था कि यहाँ पे एक नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स थे वो दोनों ही कम्युनिटी के इक्वल नंबर्स में सेलेक्ट होकर आते थे। यहाँ पे सारी चीज़ें, जो सारे इम्पॉर्टेंट जो वर्क्स थे या फिर इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी और कुछ भी थी, सब इक्वल अमाउंट में या फिर इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था फ्रेंच और ब्रुसेल्स में, और ना ही जर्मन्स में। जो देखिए जर्मन्स 1% में है, फिर भी यहाँ पे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। और ये जो कंट्री है ये यूरोपियन कंट्री है, मैं बता दूँ यूरोप में है। और ये यहाँ पे जैसे कुछ कम्युनिटी में क्लैशेस होते हैं, कुछ ना कुछ इशू ज़रूर रहेंगे। जैसे कि इंडिया में ही देख लीजिए, कई कम्युनिटी में आपस में क्लैश रहते हैं, खैर उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे सेपरेट कम्युनिटी जो इनके क्लैशेस थे उसको सॉल्व करने के लिए कम्युनिटी बनाई गई, और यहाँ पे सभी कम्युनिटी के जो आइडियाज़ थे, बिलीफ्स थे, और उनके सभी प्रकार के, मतलब सभी उनके जो विश्वास थे उसके काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती थी, बहुत सम्मान किया जाता था। इसी के कारण ये कंट्री जो है बेल्जियम वॉज वन ऑफ मोस्ट डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, बहुत डेवलप्ड कंट्री है। बिकॉज यहाँ के जो पीपल हैं वो
आपस में मतलब सोसाइटी को 2 ग्रुप्स में बटा ज़रूर है, लेकिन अपने कंट्री के डेवलपमेंट में बड़ा ध्यान देते थे। और यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही पॉजिटिवली यहाँ पे, तो ये देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी मतलब कम्युनिटी बनाई गई। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कार्य कर रही थी, इतना अच्छे से काम कर रही थी, सारे मतलब इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए इतने उसने पॉजिटिवली वर्क किया। तो यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में क्लैशेस नेलिजिबल रहे, कभी कभी होते थे, कभी कभी नहीं होते थे। तो ये एक साइन है गुड गवर्नमेंट का और एक अच्छी कंट्री का, एक डेवलपिंग कंट्री का साइन है। अब स्टूडेंट्स, अब हम लोग ने पढ़ा बेल्जियम के बारे में। अब बेल्जियम के कुछ मेजर्स थे, उसको बुक से 1-2 पॉइंट याद करने हैं एनसीईआरटी बुक से। मैं अभी उस बुक नंबर का पेज अंत में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अब देखिए श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका जो एक कंट्री है जो कि एक सदर्न एशियन पार्ट में रहती है, बहुत छोटी कंट्री है, हरियाणा से भी छोटी है, मतलब बहुत स्टेट से छोटी है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से मात्र इसकी डिस्टेंस 50 से 60 किलोमीटर है। इंडियन ओशियन और इसको सेपरेट करती है एक वाटर बॉडी। जानते होंगे, जनरल जीके का क्वेश्चन है, नहीं जानते फिर भी मैं बता देता हूँ। उस वाटर नहीं, सॉलिड बॉडी का नाम है पार्क स्ट्रेट। यहाँ पे श्रीलंका जो है काफ़ी छोटी कंट्री है और इसकी कैपिटल है कोलंबो। तो यह याद रखिए। यहाँ पे जो मेजॉरिटी है 74% सिन्हाला की है। सिन्हाला एक टाइप की लैंग्वेज है और ये मेनली बुद्धिस्ट होते हैं, बौद्ध धर्म के होते हैं। और 18% जो है तमिल्स हैं। अब तमिल्स को भी यहाँ पे 2 सब ग्रुप में बांटा गया है, लोकल तमिल्स और इंडियन तमिल्स। तो सिन्हालास के बारे में जानना चाहें तो सिन्हालास जो थे वो मेजॉरिटी में थे और उनका इस श्रीलंका के सेंट्रल पार्ट पे ज़्यादा पावर था। वह तमिल्स की बात करें तो ये मोस्टली कोस्टल लाइन में थे, मतलब ये एक आइसलैंड है तो चारों तरफ से पानी से घिरा है, फिर भी ये ज़्यादातर कोस्टल लाइन पे थे। और तमिल्स हम क्लैश करते थे, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। उनका क्लैश कभी वो मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि उनको 2 कम्युनिटी में बांटा गया, लोकल तमिल्स और इंडियन तमिल्स। तो देखिए लोकल इंडियन तमिल्स। अब आप लोग सोचेंगे सर यहाँ पे इंडियन तमिल्स कहाँ से आ गए? तो इंडियन तमिल्स यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड में है। अब आप पूछोगे सर कॉलोनियल पीरियड क्या है? तो मैं बताता हूँ। कॉलोनियल पीरियड जो था ब्रिटिश पीरियड था। इसको हम कॉलोनियल पीरियड क्यों कहते हैं? अब कुछ लोगों को कहना है 15th सेंचुरी के बाद मॉडर्न पीरियड आ गया था। मॉडर्न पीरियड किसे कहते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियड है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, इंडस्ट्री डेवलप हुई, सिटीज़ बनी, रेलवे हुआ। तो ये सब ये मॉडर्न पीरियड के कुछ कॉजेज़, कुछ साइंस थे। लेकिन इंडिया में भी हुआ, ब्रिटिश ने रेलवे लाया, इंडस्ट्रीज़ डेवलप कराई, सब कुछ कराया। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने उनके पीरियड को मॉडर्न पीरियड इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्होंने हमें ये सब तो दिया, लेकिन उसके साथ ही साथ इन्होंने हमें एक सोर्स की तरह यूज़ किया, एक एपिसेंटर ऑफ रिसोर्सेज की तरह यूज़ किया। और उन्होंने ऐसे यूज़ किया कि मतलब वो हमें एक बैंक की तरह यूज़ करते थे। अब जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिश की जीत हुई थी, तो उसमें उसका मेन जीत का कॉज था उसकी नेवी, पावरफुल नेवी। अब उसकी नेवी कैसे बनती? नेवी में उसकी जो शिप्स थी वो ओक ट्री से बनती थी, ओक ट्री के वुड से बनती थी। अब ओक ट्री के वुड जो थे वो इंग्लैंड में डिप्लीट कर गए थे, इंडिया में थे, तो उन्होंने इसको यूज़ किया। वॉर जीतने के बाद उनको बहुत ही इकोनॉमिक बेनिफिट मिला। उन्होंने जर्मन से काफ़ी ज़्यादा मनी लिया और काफ़ी उसके मिनरल रिसोर्सेज एरिया को ऊपर कैप्चर्ड कर लिया। तो ये सब अगर आपको जानना है तो मैं आपको क्लास 9th की वीडियो में डाल दूँगा। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। और इसी इंडियन तमिल्स, कुछ तमिल्स थे, उनको इंडिया से यहाँ लाया गया और यहाँ लाने पे उनको प्लांटेशन पे काम कराया गया। यहाँ पे कुछ जो प्लांटेशन थी, कुछ एक तरह की प्लांटेशन पे लाया गया और उनको यहाँ पे वर्क करने के लिए रखा गया था मेनली। तो कुछ से यहाँ पर आके वो सेटल हो गए। तो उन्हीं में कुछ थे इंडियन तमिल्स। वैसे ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन में नहीं, ये जो ये 18% हैं, इनमें मात्र ये 5% में हैं क्योंकि इसमें 13% जो है वो लोकल तमिल्स थे। अब इसमें इतने बांट दिए गए। अब सिन्हालास यहाँ पे ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, तो इनकी गवर्नमेंट इनको बेनिफिट देने वाली गवर्नमेंट ही यहाँ पर आती थी। अब यहाँ पे
जैसे 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश से, और 1956 में अब यहाँ पे सिन्हाला 1948 में जैसे श्रीलंका वो हुई इंडिपेंड हुई, तो 1956 में सिन्हाला की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बेकार फैसला लिया। क्या लिया? सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसको श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी और तमिल को डिग्रेड कर दिया गया। वहाँ पे जॉब, एडमिशन, जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी यूथ के लिए, वो सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लिए कर दी गई। वहाँ की गवर्नमेंट हमेशा बुद्धिस्ट कम्युनिटी को प्रमोट करती रही। अब कुछ चीज़ें अगर ख़राब हो जाती हैं तभी आवाज़ उठने लग जाती हैं। यही एक रीज़न था कि तमिल जो थे उनकी कुछ डिमांड्स आने लगी। उनका कहना था कि आप हमें सेपरेट कंट्री दे दीजिए जहाँ पे हम रहते हैं। अब सेपरेट कंट्री यानी मान लीजिए श्रीलंका है, मान लीजिए, बस एक एग्जांपल है, और सिन्हालास मेनली इस एरिया में पाए जाते थे। ये है कोस्टल एरिया। अब सिन्हालास अगर ये एरिया में अपना कंट्री बना लेते सेपरेट, तो यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता। ट्रेड होने के कारण इनकी इकोनॉमी होती, और इकोनॉमिक होने के कारण ये अपनी आर्मी को डेवलप करा के धीरे धीरे पूरे श्रीलंका पे कब्जा कर सकते थे। तो इसी डर से सिन्हालास ने इनको एक सेपरेट कंट्री नहीं दिया और अपनी पकड़ श्रीलंका में बनाए रखी। तो तमिल्स एक समय वायलेंट हो गए, काफ़ी नई नई चीज़ें बनने लगी, स्ट्राइक्स कंडक्ट कराने लगे, सिविल वॉर। तमिल ने तो एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम है तमिल एलम था, और सिविल वॉर को कंट्रोल करने के लिए उस समय हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने इंडियन फोर्सेस को वहाँ पे डिप्लॉय किया। इसी वजह से तमिल एलम इंडियन गवर्नमेंट से काफ़ी नाराज़ हो गई और एलटीटी के कमांडर ने राजीव गांधी की डेथ करा दी। एलटीटी का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, और उस कमांडर का नाम था प्रभाकरम। तो उन्होंने मरवा दिया। वैसे ही इस चैप्टर का पार्ट है, मैंने आपको ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। तो ये था फ़र्क श्रीलंका और बेल्जियम के बीच में। वहाँ मेजॉरिटी ज़्यादा है, जो मेजॉरिटी में है उन्होंने एक इक्वल राइट दिया और काफ़ी अच्छे से गवर्नमेंट आगे बढ़ी। और श्रीलंका जो है वो अपने इंटरनल इशू से ही कभी आगे ही नहीं बढ़ पाई। वहाँ की आर्मी कभी वॉर नहीं लड़ती थी, अपने कंट्री की कभी प्रॉपरली प्रोटेक्शन नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसका एक मेन रीज़न था, क्योंकि उसको सिविल वॉर्स में ज़्यादातर इंटरप्ट होना पड़ता था। इंडियन जैसे कि अब आप इंडियन ही आर्मी का एग्जांपल लो, और अपने इंटरनली अफेयर से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए, अपने इंटरनल इशू नहीं सॉल्व कर पाए, इसीलिए तो कंट्री के डेवलपमेंट में उन्होंने ध्यान नहीं दे पाया। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ पावर शेयरिंग पे। पावर शेयरिंग जो होती है वो मेनली 2 टाइप्स होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मीन्स होता है जो पावर है वो हॉरिजॉन्टल मतलब आप जानते हैं लेटा हुआ, और उसमें जो पावर्स होती हैं इक्वली डिवाइड होती हैं, जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। मैंने थोड़ा इसको उल्टा फॉर्म में लिख दिया है, पहले लेजिस्लेटिव फिर एग्जीक्यूटिव फिर जुडिशरी आना चाहिए, फिर भी मैंने इसके लिए कोई वो क्राइटेरिया नहीं रखा था। और वर्टिकल जो होता है उसमें पहला जो पार्ट होता है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, दूसरे का उसके पास, और ये लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो था ज़्यादा पावर होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग में, स्टेट गवर्नमेंट के पास उससे कम, और लोकल गवर्नमेंट के पास सबसे कम। तो पावर शेयरिंग जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और उसका कॉन्फ्लिक्ट कम करता है। इसका मतलब एडवांटेज ऑफ पावर शेयरिंग ये होती है टू अवॉइड डिक्टेटरशिप। इसको पॉज करके लिख लीजिए, टू अवॉइड डिक्टेटरशिप। और दूसरा जो पार्ट होता है उसका वो ये होता है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 ग्रुप्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मुझे कई लोगों ने पर्सनली बताया कि मेरी पहली जो वीडियो थी केमिकल इक्वेशन उसमें लाइट की प्रॉब्लम थी, तो आज मेरे ख्याल से लाइट की प्रॉब्लम नहीं है। और ये चैप्टर काफ़ी छोटा था, मैंने इसके बेसिक्स बता दिए हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि उसको 1 घंटा देकर उसको एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेना है। उसके अंतिम के जो पेज हैं उसको आपको टिक कर लेना है। उसके पेज को मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पेज नंबर एनसीईआरटी, उसको एक बार आप याद कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम्पलर या फिर कोई भी ओसवाल की एग्ज़ाम आइडिया ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छी एग्ज़ाम आइडिया रिकमेंड मैं कर रहा हूँ। और थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।
और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और कैसा ये वीडियो रहा कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, गुड नाइट, सी यू।